स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड परीक्षावाणी करंट अफेयर की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक में दिए हुए जो समसामयिक घटनाक्रम है यानी कि करंट अफेयर 2022 का, उसे कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर चेक कर लें। ये सारी वीडियोज़ आपके सभी आगामी एग्ज़ाम्स, चाहे ये पटवारी लेखपाल हो या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, कनिष्ठ सहायक हो या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं यूकेपीएससी, यूके के, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों के लिए। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड उत्तराखंड को मिला हुआ है। तो इसमें हल्का सा आप लोग करेक्शन करेंगे कि जो अधिकांश बुक्स में सीधे ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया है, जबकि उत्तराखंड को जो अवार्ड मिला है ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन अवार्ड है। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा करेक्शन करके इसे लिख लेना कि स्पेशल मेंशन का अवार्ड उत्तराखंड राज्य को मिला हुआ है। और ये जो आपका फिल्म महोत्सव हुआ था, ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव था 2020 के लिए, और इसका आयोजन 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोग एक फैक्ट और याद रखेंगे। उत्तराखंड फिल्म नीति की जो घोषणा हुई थी ये 2015 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद इसके बाद अगले वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो आपका मैंने पूछा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कब से लगा था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लेकिन स्टूडेंट ने कमेंट किया नहीं। तो आई होप कि आप लोगों ने सर्च करके खुद के लिए तो लिख ही लिया होगा। नहीं लिखा है तो अभी आप लोग ज़रूर इसे अपने नोट्स में ऐड कर लें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है उत्तराखंड में 1 जुलाई 2022 से। और यहाँ पे जो बैन लगाया गया है ये 75 माइक्रोन तक के सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए कुछ आइटम्स और इनके प्रयोग, उत्पादन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो प्लास्टिक है ये साइंटिफिकली अगर आप देखें तो ये आपका पॉलीमर होता है, इसीलिए ये बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो 75 माइक्रोन्स के जो तक के मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। ठीक है, हर एक आइटम पर बैन नहीं लगेगा। तो इसमें आपका जैसे बाल्टी है, जग है, ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन इन पर बैन नहीं है। ठीक, अब आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है अपनी सरकार पोर्टल या अपनी सरकार मोबाइल ऐप। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें कि जो अपनी सरकार मोबाइल ऐप है ये लॉन्च कब हुई? 11 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा लॉन्च की गई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इस ऐप का जो तुम्हारा निर्माण है किसने किया, यानी कि इसको किसने विकसित किया, सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी कि ITDA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसके द्वारा ये ऐप विकसित की गई है, अपनी सरकार मोबाइल ऐप। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें। अगले आप देखें पॉइंट कि जो ये आपकी अपनी सरकार मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस मोबाइल ऐप पर राज्य की जो सेवाएं हैं इनकी संख्या है 254। तो 254 सीधे सेवाएं इस मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, जबकि इस ऐप पर वेब लिंक के माध्यम से अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं 173। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेब लिंक वाली सेवाएं जो हैं मोबाइल ऐप पर डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, इनके लिए लिंक दिया गया होगा। तो वेब लिंक के माध्यम से 173, जबकि मुख्य रूप से 254 सेवाएं इस पर उपलब्ध की गई हैं। ठीक है, आगे देखें। इसी के साथ इस ऐप पर आपको मिलेगा CM हेल्पलाइन नंबर, ये है आपका 1905। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आप लोग चेक कर लें। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, डेट आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो ये जो 1905 है ये CM हेल्पलाइन नंबर है। इसी के साथ एक और ऐप शुरुआत की गई है इसी वर्ष, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप। तो उसके लिए जो नंबर दिया गया था उस ऐप का नाम है 1064। तो ये भी आप लोग मेंशन कर लें, ये भी आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 है, जबकि CM हेल्पलाइन वाली ऐप जो है ये 1905। और ये दोनों ही मिलेंगे तुम्हें इसमें, जो आपका ITDA द्वारा विकसित अपनी सरकार पोर्टल है। ठीक है, अब आगे देखें। जो ITDA है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना देहरादून में की गई, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये देहरादून में है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर आप लोगों को मिलता है कहीं से किसी सोर्स से तो आप लोग उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है,
और इसका कार्य क्या होगा आपका, जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनका नियंत्रण करना, रेगुलेशन करना। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी एग्जाम्स में बन जाते हैं और वीडियो के एग्ज़ाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस पर भी हम बात करेंगे। देखते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी बनने जा रही है। तो भारतीय रेलवे द्वारा उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रेलवे सुरंग है देवप्रयाग से जनासू के मध्य। अब रेलवे सुरंग है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी रेलवे लाइन का ये हिस्सा होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेलवे लाइन का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे जो सबसे फेमस अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। ठीक है, ये आपका एक ब्रॉड गेज लाइन है। अब यहाँ से भी आप लोग एक क्वेश्चन याद रखेंगे, उत्तराखंड परिवहन से आप उत्तराखंड की जो बुक है परीक्षावाणी इसी में दिया हुआ है। तो उत्तराखंड परिवहन में देखें कितनी रेलवे लाइन है उत्तराखंड में ब्रॉड गेज हैं और कितनी रेलवे लाइन आपकी स्मॉल रेलवे लाइन्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से देख लेना। टोटल लगभग 8 रेलवे लाइनें यहाँ पे विकसित की गई हैं। तो इन्हीं में आपकी एक है देवप्रयाग जनासू के बीच जो सुरंग बन रही है, ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का हिस्सा है, ये आप लोग ध्यान रखें। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी लंबाई कितनी है पूछा जा सकता है। तो 14.57 किलोमीटर इसकी लंबाई है, या अप्रॉक्स आप लोग ध्यान रखेंगे कि लगभग 14 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग का नाम आया है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो सबसे पहला कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई है 125.20 किलोमीटर। ध्यान रखें रेलवे सुरंग जो इसमें बन रही है देवप्रयाग से जनासू, इसकी लंबाई 14.57 है, जबकि इस पूरी रेल लाइन की लंबाई है 125.20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 5 जिलों से होकर गुजरेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है एक रेल लाइन, ये कितने जिलों से होकर गुजरेगी। तो ये आपका 5 जिलों से होकर गुजरेगी, देहरादून, उसी के बगल में टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है, और कर्णप्रयाग में चमोली में समाप्त होगी ये रेल लाइन। इस परियोजना में कितने पुल और कितने रेलवे स्टेशन या सुरंगें बनेंगी, इसके बारे में बात करते हैं। कि इस परियोजना में कुल जो पुल प्रस्तावित हैं ये हैं 35, इनमें से मुख्य पुलों की संख्या है 16। ठीक है, तो एग्जाम में यही बन सकता है कि कितने पुल बनेंगे, तो 16 आपका आंसर होगा। जबकि टोटल पुल पूछा जाता है छोटे और बड़े सब मिलाकर तो 35। इसके अंतर्गत 17 सुरंगें बनने जा रही हैं और इन्हीं में से एक सुरंग है देवप्रयाग जनासू के मध्य, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। वर्तमान में कौन सी सुरंग सबसे लंबी है ये आप सर्च करें, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है, 13 किलोमीटर, 12.8 किलोमीटर। तो उसे आप लोग सर्च करेंगे, ये आपका कार्य है। ठीक है, अगला इसमें अगर स्टेशन की बात करें तो 12 स्टेशन इसमें बनने जा रहे हैं। इन स्टेशनों में से ऐसा स्टेशन जिसमें सबसे कम प्लेटफॉर्म होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं यूकेपीएससी के द्वारा, तो ध्यान में रखेंगे। सबसे कम प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन होगा आपका जनासू ये स्टेशन, जिसमें कि केवल एक ही प्लेटफॉर्म है। और सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बनेगा इस परियोजना के तहत श्रीनगर, जिसमें आपके 5 स्टेशन सम्मिलित किए गए हैं। और दूसरे नंबर पे आएगा सिवनी, जिसमें 4 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, सबसे कम प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन और सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन। इसके बाद इस परियोजना के प्रथम चरण में वीरभद्र ऋषिकेश से लेकर योग नगरी ऋषिकेश तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये संचालन शुरू हो गया इसमें। ठीक है, तो वीरभद्र ऋषिकेश से लेकर ऋषिकेश के ही योग नगरी के मध्य रेल पथ का संचालन शुरू हो गया और ये संचालन 17 मार्च 2020 से शुरू हो चुका है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है ये है आपका 5.7 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो 120.25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और 125.20 किलोमीटर जो लंबी रेल लाइन है, इसमें से 5.7 किलोमीटर लंबा रेल पथ जो कि वीरभद्र ऋषिकेश से योगनगरी ऋषिकेश तक जाता है, ये बन चुका है और इसमें रेल पथ का संचालन शुरू भी हो गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत की बात करें तो शुरुआत में लगभग 16 दशमलव कुछ करोड़ रुपए का इसका लागत रखी गई थी, लेकिन अभी जो अनुमानित लागत है ये है 23,000 करोड़ रुपया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक, अब इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना था वीडियो वीपीडियो जो 2021 में पेपर हुआ था, इसमें सीधा क्वेश्चन बन गया था। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, आगे भी बन सकता है कि इस परियोजना का जो सबसे पहले सर्वेक्षण किया था ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक रेल लाइन बिछाने के लिए, एक रेल का मार्ग बनाने के लिए पहला सर्वेक्षण JM क्ले के द्वारा किया गया था 1919 में। ठीक है, ये आपके कुमाऊं के कमिश्नर नहीं रहे, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये कुमाऊं कमिश्नर नहीं है। ठीक है, उप कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर थे ये गढ़वाल क्षेत्र के, तो ध्यान रखें JM क्ले ने पहली बार सर्वेक्षण किया 1919 में।
इसके बाद ब्रिटिशों के द्वारा 1927 में दूसरी बार सर्वेक्षण हुआ और स्वतंत्रता के बाद पहली बार सर्वेक्षण 1996 में सतपाल महाराज द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके बाद भी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया था और वर्तमान में अभी इसका जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये परियोजना 20 मार्च 2020 से स्टार्ट की गई है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना कब से निर्माणाधीन है, तो ध्यान रखें 20 मार्च 2020 से निर्माणाधीन है। ठीक है, इसी के अलावा एक और परियोजना जो कि रेल लाइन से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। मेट्रो रेल परियोजना, अभी तक उत्तराखंड में कहीं भी मेट्रो रेल की सुविधा नहीं है, तो ये पहली मेट्रो रेल सुविधा होगी जिसका निर्माण किया जाना है। ये प्रस्तावित है हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच। ठीक है, इसके लिए सर्वेक्षण चल रहा है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जो है ये रेल परियोजना शुरू हो जाए। तो हरिद्वार से ऋषिकेश के मध्य मेट्रो रेल की परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर होगी और इसमें 20 स्टेशन बनेंगे। ठीक है, दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। अगला है आपका सतत विकास लक्ष्य रेटिंग, यानी कि SDG रेटिंग। कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रेटिंग। ठीक, तो सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट रेटिंग जो है ये किसके द्वारा जारी की गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो इसके जारी करता है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यानी कि CPPG। अब इसका गठन किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया, इस पर बात कर लेते हैं। राज्य सरकार के ही द्वारा सतत विकास लक्ष्य के मूल्यांकन हेतु। ठीक है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य कहने का मतलब होता है कि पर्यावरणीय जो आपका नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण को हानि हो रही है, तो उससे बचते हुए लोगों के विकास के लिए, लोगों के भले के लिए कुछ परियोजनाएं जो चलाई गई हैं उन्हें सतत विकास के अंतर्गत रखा जाता है। तो सतत विकास कितना हो रहा है राज्य में, क्या वाकई ये राज्य के लिए कारगर है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए ही CPPG यानी कि सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस की स्थापना की गई और इसके द्वारा ही अभी आपका 2022 में सतत विकास लक्ष्य रेटिंग जारी की गई। तो इस रेटिंग में देखते हैं कि राज्य के कौन से जनपद को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी हुई आपकी 4 अगस्त 2022 को और ये रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई है। ठीक है, इस पर प्रथम स्थान पर रहा नैनीताल, जिसको 75 अंक मिले। आप लोग जानते हैं नैनीताल चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में, ये काफ़ी आगे रहता है डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, सतत विकास लक्ष्य रेटिंग में पहला स्थान मिला है नैनीताल को, जिसको 75 अंक मिले। और अंतिम स्थान पर रहा उधम सिंह नगर। ठीक है, आप लोग जानते हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है ये जनपद हमारे राज्य के मैदानी जनपद हैं, मैदानी ज़िले हैं, तो जिनमें थोड़ा सा आपका दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये उधम सिंह नगर को 54 अंक मिले हैं, थोड़ा सा पीछे है। और औसत रेटिंग की अगर बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। तो सतत विकास लक्ष्य रेटिंग 2020-21 के लिए जो 2022 में जारी हुई, इसके लिए प्रदेश की जो औसत रेटिंग है ये 69 अंक रही है। ठीक है, अब UKPSC जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनाते हैं कि आपका अल्मोड़ा को कौन सा स्थान मिला, या फिर पूछ देंगे कि यहाँ से देहरादून किस स्थान पर रहा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो रेटिंग है इसमें। तो इसके लिए आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर पर हैं। तो अगर हम जिलों को घटते क्रम में देखें, यानी कि सबसे टॉप से लेकर लास्ट की ओर, तो सबसे टॉप पर नैनीताल रहा, आपने देखा 75 अंक के साथ। दूसरे नंबर पर रहा है देहरादून, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, हमारी कैपिटल है। ठीक है, तो देहरादून दूसरे नंबर पर है, तीसरे में है चंपावत, चौथे में है रुद्रप्रयाग और पाँचवें में है उत्तरकाशी। इसी के विपरीत अगर हम बढ़ते क्रम में देखें सबसे कम से लेकर ऊपर की ओर, तो देखेंगे कि लास्ट में आपका 54 अंक के साथ उधम सिंह नगर अंतिम स्थान पर था। और इसके बाद दूसरे अंतिम स्थान पर है हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ध्यान में रख लेंगे। एक देहरादून इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, दूसरा आपका ये हरिद्वार है, अल्मोड़ा है, ये पूछे जा सकते हैं, तो इनके स्थान याद रखें। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो अगला है हिमालयन स्पाइस गार्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन स्पाइस गार्डन यानी कि हिमालयन मसाला उद्यान। ठीक है, ये देश का पहला मसाला उद्यान है और कहाँ स्थापित हुआ है, इसकी स्थापना की गई है सौनी रानीखेत में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है, देश का पहला है और हमारे राज्य में स्थापित हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सौनी रानीखेत जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, यहाँ पे स्थापना हुई है हिमालयन स्पाइस गार्डन या हिमालयी मसाला उद्यान। ठीक है, ये 5 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसका उद्घाटन 4 अगस्त 2022 को, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा नहीं किया गया है, इसका उद्घाटन पद्मश्री शेखर पाठक द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा किसके द्वारा हिमालयन स्पाइस गार्डन का उद्घाटन किया गया, शेखर पाठक जी के द्वारा। वन अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी के द्वारा ये विकसित किया गया है और ये देश का
पहला स्पाइस गार्डन या फिर मसाला उद्यान होगा। ठीक है, अभी तक इस उद्यान में लगभग 30 प्रकार के मसाला पौधों का रोपण किया गया है और आने वाले भविष्य में यहाँ पर लगभग 200-300 प्रकार के मसाला लगाए जाएंगे, ऐसा सरकार ने बताया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर की ये आपकी प्रतियोगिता है और राज्य में आयोजित हो रही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, तो क्लाइंबिंग कहने का मतलब पर्वतारोहण है, तो पर्वतारोहण कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए NIM, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी कि NIM, जिसको पर्वतारोहण संस्थान को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा ही आयोजित की गई है। देखें, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान, अब बताएंगे आप लोग कि इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई। ठीक है, दार्जिलिंग में स्थित है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना की बात हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, 14 नवंबर 1965 को स्थापना, और नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, उत्तरकाशी में है। तो इन दोनों के ही नेतृत्व में आयोजित हुई है आपकी राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन 12 से 14 अगस्त 2022 तक किया गया। इसका जो संस्करण था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी बनते हैं, तो ध्यान रखें, ये राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का 26वां संस्करण था और निम को इस तरह के राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार मिली है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं, सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। अब देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट इन्हें छोड़ देते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सीधा क्वेश्चन बनता है छोटा सा, कि राष्ट्रीय सीनियर जो कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन किस जनपद में किया गया, उत्तराखंड में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ से केवल एक फैक्ट याद रखेंगे कि कहाँ आयोजन हुआ। तो देखें, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, इसकी स्थापना सर्च कर लें, और राष्ट्रीय क्याकिंग कैनोइंग संघ के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है 22 अगस्त से 25 अगस्त 2022 के बीच। और ये कहाँ आयोजित हुआ, उधम सिंह नगर के बौर जलाशय में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, तो ये बौर जलाशय उधम सिंह नगर में, तो उधम सिंह नगर जनपद ही पूछा जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। और इसका ये 33वां संस्करण था। ठीक, अगली न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि उत्तराखंड को ही इस बार शीतकालीन जो खेल होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेल, जिसमें आपका मेनली आप कह सकते हैं जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप है, तो 2023 में होने वाली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भी उत्तराखंड को मिली है, और इस बार इसे दूसरी बार ये आयोजन करने की मेज़बानी मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये जो शीतकालीन खेल हैं, इनका आयोजन 2 से 5 फरवरी के मध्य किया जा रहा है, और ये कहाँ किया जा रहा है, औली में। ठीक है, औली चमोली में, तो यहीं पे होते हैं आपके नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, और इसमें आपका कुल 4 इवेंट होंगे, ऐसा बताया गया था जो खेल मंत्री रेखा आर्या जी हैं इनके द्वारा, और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, और इसके अंतर्गत कुछ नए खेलों को भी शामिल किया जाएगा, जैसे आपका जॉइंट स्लैलम रेस होती है, तो इस तरीके के इसमें कुछ शामिल किए गए हैं, तो आप लोग सर्च कर लेना, अभी चल ही रही होगी ये प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये औली में आयोजित हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय जो शीतकालीन खेल थे, इनका आयोजन कहाँ किया गया, औली चमोली। अगला देखते हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रैक ऑफ ईयर से काफ़ी बार क्वेश्चन बने हुए हैं, 2018 के लिए, 19 के लिए अलग अलग ट्रैक ऑफ ईयर घोषित किए जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखें, इस वर्ष 2022 में 2 जगहों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पहला है आपका पिंडारी ग्लेशियर, जो कि बागेश्वर में पड़ता है और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री और दूसरे नंबर पर पिंडारी आता है। तो पूछा जा सकता है, इसकी लंबाई चौड़ाई अच्छे से देख लें, परीक्षा वाणी में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक ही ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इसके बाद 1 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया बागची बुग्याल को, और बागची बुग्याल कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। तो यहाँ से अगर बुग्यालों से क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रकार बन सकता है, बागची बुग्याल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस बार ट्रैक ऑफ द ईयर 2 ट्रैक्स को घोषित किया गया है, पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक और बागची बुग्याल ट्रैक। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ने बताया कि जो लोग यहाँ पे गाइड का काम करेंगे उनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर कोई टेंट खोल रहे हैं या फिर गाइडिंग के लिए उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट लेने हैं तो उसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो इस प्रकार की योजना है, ध्यान रखें। अगला है पहली ड्रोन उत्पादक इकाई।
मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये राज्य की पहली ड्रोन उत्पादक इकाई है, यानी कि यहाँ पर ड्रोन्स का निर्माण किया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल में भी ड्रोन नीति शुरू की गई, यानी कि एक तरीके से बहुत से कार्य वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से हो रहे हैं। तो ड्रोन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी भावी जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित होते हैं। तो पहली ड्रोन उत्पादक इकाई खोली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाएगा कि कहाँ खोली गई है। तो इसकी स्थापना रुड़की में हुई है, और रुड़की में भी कहाँ, रुड़की स्थित रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, तो रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये राज्य की प्रथम ड्रोन उत्पादक फैक्ट्री है। इसका उद्घाटन 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अब ये जो ड्रोन फैक्ट्री है ये किस कंपनी द्वारा स्थापित की गई अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, रोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड। तो आप जानते हैं स्टार्टअप इंडिया और आपका ये स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए गए भारत सरकार के द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस टाइप की योजनाएं चलाई गई हैं। इसी में एक रैंकिंग जारी की गई है, स्टार्टअप रैंकिंग। तो इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, किस श्रेणी में उत्तराखंड को रखा गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्टअप रैंकिंग जो 2022 की जारी की गई, इसके जारी करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो केंद्रीय वाणिज्य यानी कि आपका देश का राष्ट्रीय, ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई, और ये रैंकिंग जारी हुई 4 जुलाई 2022 को। इसमें उत्तराखंड को जो इस वर्ष 2022 के लिए जो श्रेणी मिली है ये है लीडर्स श्रेणी। ठीक है, हालांकि ये जो रैंक है ये 2021 के आधार पर दी गई है और ये जारी हुई है 2022 में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस वर्ष उत्तराखंड को कौन सी रैंकिंग मिली, तो ये लीडर्स श्रेणी में इसे रखा गया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले 2019 की जो रैंकिंग जारी हुई थी इसमें उत्तराखंड को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया था, और 2018 में उत्तराखंड को उभरता राज्य की श्रेणी में रखा गया था। इसका अर्थ हुआ कि उत्तराखंड लगातार अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहा है। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है 2021 के लिए जो रैंकिंग जारी हुई 2022 में, इसमें कौन सी श्रेणी में इसे रखा गया, तो लीडर्स श्रेणी। ठीक है, अगला देखते हैं मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है, राज्य स्तर की योजना है घसियारी कल्याण योजना। तो आप लोग नाम से समझ गए होंगे, घसियारी कहने का अर्थ है जो पशुपालक परिवार की महिलाएं हैं जो घास काटते हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इस योजना में क्या उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और उनके लिए क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसकी शुरुआत कब हुई है। तो इस योजना को शुरू किया गया 30 अक्टूबर 2021 से। अब आप जानते हैं यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि योजना की शुरुआत कब हुई, डेट के साथ पूछा जाता है। तो आप डेट के साथ ही याद रखें, 30 अक्टूबर 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, घसियारी कल्याण योजना। ये योजना सर्वप्रथम 4 पहाड़ी जिलों में ही शुरू की गई थी। वो 4 पहाड़ी जिले कौन कौन से थे? 2 जिले आपके गढ़वाल के और 2 कुमाऊँ के। तो गढ़वाल के जिले हैं रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ध्यान रखें, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल। जबकि कुमाऊं जनपद के ये जो कुमाऊं आपका मंडल है इसके 2 जिले अल्मोड़ा और चंपावत इसमें शामिल थे। लेकिन इसके बाद ये पूरे राज्य में शुरू की जा रही है अभी 2022 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक पशुपालक परिवार की महिला को निःशुल्क एक विशेष किट उपलब्ध कराना, और दूसरा सहकारी केंद्रों के माध्यम से कम दरों पर पशु चारा उपलब्ध कराना। तो 2 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जो पशुपालक परिवार की घास काटने वाली महिलाएं होंगी इन्हें एक विशेष किट दिया जाएगा, ठीक है, घास काटने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, और दूसरा इन्हें कम दरों पर पशु चारा भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब जो विशेष किट है, इस विशेष किट के अंतर्गत क्या क्या शामिल है अगर इसकी बात करें तो इस विशेष किट में 2 कुदाल दी जा रही हैं, 2 दरांती, एक पानी का बोतल और एक भोजन का टिफिन, ये इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो घसियारी कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2022। अगला है फूड ग्रेन एटीएम योजना। अब फूड ग्रेन एटीएम योजना क्यों इंपॉर्टेंट है देखें। अभी तक आप लोग क्या करते थे, राशन कार्ड होगा तो आप लोग सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाएंगे, वहाँ से राशन लेंगे। लेकिन 2 राज्य ऐसे थे भारत में जहाँ पर ये फूड ग्रेन के लिए या फिर भोजन, ये आपका जो राशन है, इसे लेने के लिए राशन की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, एटीएम बना दिया गया। वो राज्य थे आपके उड़ीसा और हरियाणा। अब इन 2 राज्यों के बाद, पहले नंबर का उड़ीसा, दूसरे में हरियाणा, इनके बाद उत्तराखंड तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां फूड ग्रेन एटीएम की स्थापना की जा रही है। तो फूड ग्रेन एटीएम क्या है कि जून 2020 में जारी एक सूचना के अनुसार विश्व खाद्य योजना पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि वैश्विक स्तर पर, तो विश्व खाद्य योजना के तहत इसकी स्थापना की जा रही है।
और इसका उद्देश्य क्या है, जो कार्ड धारक लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है और राशन लेते हैं सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान से, तो ऐसे कार्ड धारकों को राशन का वितरण एटीएम के माध्यम से अब किया जाएगा। ठीक है, आपको एटीएम कार्ड दिए जाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, एटीएम में जैसे पैसे निकालते हैं ऐसे डालेंगे और आपका जितना भी आपके हिस्से का आपके यूनिट के हिसाब से जो अनाज बनता होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत पहला जो एटीएम खोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो पहला एटीएम नेहरू कॉलोनी देहरादून में खोला गया है। ठीक, तो फूड ग्रेन एटीएम योजना जो राष्ट्रीय स्तर की योजना है, इस योजना के तहत पहला एटीएम कहाँ खोला गया अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखें, नेहरू कॉलोनी देहरादून में। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस फूड ग्रेन एटीएम योजना के तहत, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को कितने एटीएम प्रोवाइड किए गए थे, तो ध्यान रखेंगे 6 एटीएम प्रोवाइड किए गए हैं अभी। ठीक है, पहला स्थापित किया जा रहा है नेहरू कॉलोनी देहरादून में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, तो मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना, जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ये आपका जीवंत ग्राम करके उत्तरी सीमा पर जो सीमावर्ती गांव हैं उनके विकास के लिए हमने योजना देखी थी। ठीक है, और इसके पहले हमने पढ़ा था ये हिम प्रहरी योजना, ये भी सीमांत गांवों पर पलायन को रोकने और यहाँ पर आपका जो भूतपूर्व सैनिक हैं या युवा हैं उनको बसने में मदद करने के लिए योजना चलाई गई थी। तो उसी प्रकार एक और योजना है आपका मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम ग्राम। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, पहली बात ध्यान रखें, इस योजना के लिए जो घोषणा की गई है ये 17 नवंबर 2022 से की गई है, यानी कि 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बता दिया गया कि ऐसी योजना हम शुरू कर रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इस योजना को किस दिन से लागू किया जा रहा है, किस दिन से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आगे डेट आएगी तब हम उस पर बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य उत्तराखंड के ऐसे गाँव जो भारत के प्रथम गाँव हैं उनको सुनियोजित विकास के लिए अग्रसर करना या फिर उनका सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि प्रथम गांव क्या है। ठीक है, जैसे आपसे बना देंगे क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना के अंतर्गत किन गांवों का विकास किया जा रहा है। ठीक, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की सीमाओं पर स्थित जो गांव हैं, जैसे कि माड़ा गांव, चमोली, ठीक है, तो देश की सीमाओं पर स्थित जो गांव हैं इनको अंतिम गांव कहने के बजाय देश का प्रथम गांव कहा गया था। तो ये ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट है कि जो देश की सीमा पर स्थित गांव हैं उन्हें अंतिम गांव न कहकर क्या कहा गया, प्रथम ग्राम। और इन्हीं प्रथम ग्राम के लिए विकास के लिए आपका ये प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, ये गांव देश के प्रथम गांव के होने के साथ साथ देश के प्रहरी गांव भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से बन जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रथम ग्राम नाम दिया गया है इन सीमावर्ती गाँवों को। तो यहाँ से एक घुमा के क्वेश्चन बन सकता है कि देश के जो सीमावर्ती गाँव हैं, अंतिम गाँव हैं, इन गाँवों को प्रधानमंत्री ने कौन से नाम से पुकारा या फिर कौन सी संज्ञा दी, तो ध्यान रखेंगे प्रथम गांव की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने परीक्षा वाणी में दिए गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया। तो अब एक वीडियो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण से आएगी जो परीक्षा वाणी में ही दिया गया है, और एक वीडियो आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट छूट जाएंगे, जैसे कि आपका ये परीक्षा वाणी नवंबर तक का एडिशन है, तो इसके बाद दिसंबर की जो कुछ योजनाएं होंगी तो उनको मैं लेकर आऊँगा। तो 2 वीडियो और आएंगी और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया है कि पटवारी का एग्ज़ाम होता है, इसके तुरंत बाद जो फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है उसके लिए मैं पूरी स्ट्रेटेजी और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बिल्कुल सेलेक्टेड डेटा के साथ हम चलेंगे। मैं आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी लूँगा सिलेक्शन करवाने की। ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों ने जितना मैं डेटा देता हूँ उतना अच्छे से तैयार कर लिया, पचा लिया, तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो उस पर हम बात करेंगे लेकिन पटवारी की एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।